सभी स्टूडेंट जल्दी से बुक परचेस करें क्योंकि आपको होमवर्क जो है अब वो बुक में से दिया जाएगा। 2019-2020 कोई सा भी एडिशन आप परचेस कर सकते हैं। अपने सीनियर से आप ओल्ड एडिशन भी ले सकते हैं। अभी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो क्वेश्चन 1 to 5 थे चैप्टर 6 के। आज हम क्वेश्चन 6 to 13 सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, आपको 6 to 13 ही होमवर्क में मिलेगा। आपको फेयर कॉपी में होमवर्क करना है और आपको कभी भी क्वेश्चंस नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखकर डायरेक्टली सॉल्यूशन या उसका आंसर लिखना है। मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच को आगे स्टडी करते हैं। 5 टाइप के अकाउंट हमने स्टडी करे थे: असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल। असेट में जब असेट इंक्रीज होगा तो हमें डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो हमें क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस में भी सेम असेट्स जैसे ही करना है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट करना है और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज के अंदर डिक्रीज में क्रेडिट करेंगे और इंक्रीज पे क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज में डेबिट करेंगे और इंक्रीज में क्रेडिट करेंगे। रिवेन्यू में डिक्रीज पे डेबिट करेंगे और इंक्रीज में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में डिक्रीज में डेबिट करेंगे और इंक्रीज में क्रेडिट करेंगे। हम असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रिवेन्यू प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन से पर्टिकुलर को किस अकाउंट में हमें क्लासिफाई करना है। हमें उस पर्टिकुलर को इन 5 में से एक अकाउंट में क्लासिफाई करके नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से ही हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टी शेप अकाउंट बनाना है और मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है और इन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर साइड पर प्लेस करना है। तो हम इस टाइप से टी शेप अकाउंट बनाएंगे। आगे जाके आप लेजर अकाउंट सीखेंगे, वो सेम ऐसे ही बनेगा। 2 साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मशीनरी जो है वो एक असेट है, असेट टाइप के अकाउंट में क्लासिफाई होता है। तो असेट का रूल अभी हमने पढ़ा था कि असेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर एंट्री करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री करते हैं। तो मशीनरी जब इंक्रीज होगा तो हमें डेबिट पे लिखना है और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट पे लिखना है। मशीनरी परचेस 40,000। मशीन को परचेस करने से ऑब्वियसली मशीन इंक्रीज होने वाली है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं, मशीनरी परचेस 40,000। फिर मशीनरी सोल्ड रुपीज 10,000। 10,000 की मशीन बेचेंगे तो वो डिक्रीज होगी और जब असेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद वापस से मशीन परचेज हुई 8,000 रुपीज की, तो वापस मशीन इंक्रीज होगी, डेबिट साइड पर इंक्रीज होता है तो इसको वापस से डेबिट साइड पर लिख देते हैं। फिर मशीन डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब रिजेक्टेड या उसको डिस्पोज कर दिया है, हटा दिया है। 14,000 रुपीज की मशीन को डिस्कार्ड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो इससे मशीन वापस से डिक्रीज होगी, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, जो फिक्स्ड असेट्स रहते हैं उनकी वैल्यू में डिक्रीज होना टाइम के साथ, यूजेज के साथ, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 1000 डेप्रिसिएशन हुआ है, मशीन की वैल्यू 1000 हमें कम करना है तो वापस से वैल्यू कम होगी, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब दोनों साइड का टोटल फाइंड आउट करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 48,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 25,000 है। तो दोनों साइड का टोटल जो में से जो साइड का टोटल ज्यादा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 48,000। क्रेडिट साइड का टोटल 25,000 हुआ, तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे हमें बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में जितना डिफिशियंसी है, जितना बैलेंस कम है, तो 48 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो 23,000 यहाँ पर बैलेंस आया। तो मतलब मशीन का बैलेंस एंड में 23,000 हो गया। ये जो कंप्लीट हमने बनाया इसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। होमवर्क में आपको ऐसे ही टी शेप अकाउंट बनाना है। कुछ और क्वेश्चंस में सॉल्व कर देता हूं।
यहाँ हमें कैश अकाउंट बनाना है, टी शेप कैश अकाउंट। कैश भी एक टाइप का असेट अकाउंट है, तो जब कैश इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, और जब कैश डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश भी असेट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपीज कैश से, तो इस ट्रांजेक्शन से कैश जो है वो इंक्रीज होगा, तो हमें ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश इंक्रीज हुआ कैपिटल की वजह से। मोहन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 40,000 रुपीज, तो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने कैपिटल लिखा है। फिर परचेज गुड्स 20,000, 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं, जिससे कैश डिक्रीज होगा। तो जब कैश डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, क्योंकि जब असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो परचेज 20,000, हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे परचेज लिखा है। प्रीवियस लेसन में आपको बताया था, जब गुड्स परचेस होंगे तो परचेस लिखेंगे, सेल होंगे तो सेल लिखेंगे, लेकिन जब कोई फिजिकल असेट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट जैसे बिल्डिंग, मशीन परचेस होगी तो यहाँ पे बिल्डिंग और मशीन लिखा जाएगा। सोल्ड गुड्स, गुड्स को सेल किया, तो गुड्स को सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस को कैश रिसीव होगा, तो इस एंट्री को हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, तो हम डेबिट साइड पे से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ, पेड रेंट, रेंट पे करने से कैश डिक्रीज होगा, एक असेट डिक्रीज जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। पेड सैलरी 600, ये भी कैश को डिक्रीज करेगा, तो ये भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। लास्ट है ड्रू फॉर पर्सनल यूज, 1,000 रुपीज ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें, तो इसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। जब बिजनेस में से बिजनेस का ओनर पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, और वो एक एक्सपेंसेस रहता है। अब इसने 1,000 रुपए की ड्राइंग करी, तो 1,000 रुपए बिजनेस के पास से कैश कम हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नाउ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड पे कैश इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड पे कैश डिक्रीज होता है। सभी एसेट्स के साथ ऐसा होता है। इससे पहले जो मशीनरी अकाउंट आपने बनाया, उसमें भी डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा था, क्रेडिट साइड पर डिक्रीज हो रहा था। अब दोनों साइड की टोटल चेक करते हैं। डेबिट साइड की टोटल हुई 64,000, क्रेडिट साइड की टोटल हुई 22,000। तो जिधर की ज्यादा टोटल है वो लिखते हैं हम 64,000, 64,000। बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल होगा 22,000। 64,000 में से 22,000 को माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड की जो टोटल है ये चार फिगर्स की 22,000 है, इस 22,000 को 64,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42,000 रुपीज का बैलेंस। मतलब ये डेबिट साइड में इतने पैसे आए, क्रेडिट साइड में इतने पैसे गए, और अब हमारे पास कैश जो बचा है वो 42,000 रुपीज का बचा है। 40,000 से स्टार्ट किया, 24,000 रुपीज आए, फिर 20,000 गए, 40,000 गए, 600 गए, 1,000 रुपीज गए, तो अब जो बैलेंस है कैश का वो 42,000 है। एक इम्पोर्टेंट चीज, कैश यहाँ पर हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, या तो कैश कुछ होगा या तो कैश की वैल्यू 0 होगी, कैश की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पर ये जो 42,000 है लिखा क्रेडिट साइड पर है, पर ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। जो अकाउंट के एंड में जो बैलेंस हम लिखते हैं उसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, इससे अकाउंट क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बैलेंस करके हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड पे लिखा जाता है, तो ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड पर है पर ये डेबिट बैलेंस से, तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश में हमारे पास अभी 42,000 रुपीज फर्म के पास है।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें राकेश एक पर्सन का नाम है जो फर्म का क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो होता है जिससे हम कुछ चीज क्रेडिट पे लेते हैं, उधार में लेते हैं, और उसको फिर हमें फ्यूचर में पैसे देना होते हैं। तो क्रेडिटर्स एक टाइप की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वो अमाउंट होता है जो फर्म के ऊपर ड्यू रहता है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी हमें टी शेप्ड अकाउंट बनाना है। ये जो नेमिंग अकाउंट रहते हैं, राकेश और रमेश या कुछ भी नाम, वो क्रेडिटर भी हो सकता है फर्म का, वो डेटर भी हो सकता है। अगर फर्म ने उससे कुछ क्रेडिट परचेज किया है, तो उधार में खरीदा है, तो वो क्रेडिटर बन जाएगा, और फर्म ने अगर उसको क्रेडिट में सेल किया है तो वो फर्म का डेटर बन जाएगा। डेटर वो जिससे पैसे लेना है। तो यहाँ पे राकेश क्रेडिटर है, तो इसका हम अकाउंट बनाते हैं। राकेश क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, इसीलिए लाइबिलिटी का रूल हमने इसी लेसन के स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा कि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पर डिक्रीज होती है। जब जब राकेश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और जब राकेश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे। सो फर्स्ट हमने राकेश से गुड खरीदे ऑन क्रेडिट 50,000। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि हमने यहाँ पर राकेश को पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट में, उधार में हमने उससे गुड्स खरीदे। तो इस एंट्री को इस एंट्री से राकेश का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्रेडिट साइड में राकेश जो एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एंट्री फर्स्ट, राकेश से जो 50,000 के गुड्स हमने परचेज करें उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ हमने परचेज किया है और गुड्स परचेज करें, इसलिए हमने परचेज यूज किया है। 50,000 के हमने गुड्स परचेज किए। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें इस ट्रांजेक्शन के बाद राकेश को 50,000 रुपीज देना है। फिर गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को 5,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो ये एक परचेस रिटर्न है। हमने राकेश से परचेस किए थे और उसको 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो जहां अब राकेश को हमें 50,000 रुपीज देना है, वहां अब हम उसको 5,000 रुपीज कम देंगे। तो इससे राकेश का बैलेंस डिक्रीज होगा, तो एक लाइबिलिटी कम होगी। पहले हमें 50,000 देना थे, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट साइड पर, तो हमें ये ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो 5,000 डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। फिर यहाँ पर अगर आप अकाउंट को यहीं पे क्लोज करके अगर आप बैलेंस निकालें, तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड की टोटल 50,000 होगी, डेबिट साइड की टोटल भी 50 करके अगर आप यहाँ बैलेंस निकालेंगे तो 45,000। उसका मतलब ये है कि राकेश को अभी 45,000 रुपीज देना बाकी है, अगर हम यहीं पे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो। आगे क्वेश्चन करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, राकेश को 20,000 पे करे तो 20,000 भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि जब हम कोई लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए 20,000 हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इससे राकेश का बैलेंस कम हो रहा है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन, हमने राकेश से वापस गुड परचेज करे 10,000 रुपए के, इससे राकेश की लाइबिलिटी जो फर्म के ऊपर है वो वापस से इंक्रीज होगी। तो इस ट्रांजेक्शन को वापस हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब सभी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए, बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 60, तो दोनों साइड हम 60 लिख देते हैं। तो क्रेडिट साइड आप देखोगे कि 60,000 ज्यादा है, डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड की टोटल 25,000 हो रही है। तो डेबिट साइड पर बैलेंस आएगा, तो डेबिट साइड पर हम बैलेंस लिखते हैं 35,000। इस बैलेंस का मतलब ये हुआ कि राकेश को अभी 35,000 रुपीज और हमें फर्म को देना है। फर्म को राकेश को 35,000 रुपीज देना अभी बाकी है। इंपॉर्टेंट चीज, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, इसीलिए जो राकेश का बैलेंस है वो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे देख रहे हो। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा अपोजिट साइड में लिखा जाता है। अगर इस क्वेश्चन की शॉर्ट समरी देखें तो 50,000 का परचेज, 10,000 का परचेज, टोटल राकेश को हमें
60,000 रुपीज देना है, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। दोनों ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट साइड में लिखे। फिर 5,000 रुपीज के गुड वापस कर दिए, तो वो पैसे हम उसको नहीं देंगे। 20,000 की पेमेंट कर दी, तो अब उसको हमें 35,000 रुपीज बाकी के बैलेंस देना है। तो डेबिट साइड पे एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने प्रीवियस क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, इस क्वेश्चन में हमें डेटर का अकाउंट बनाना है। डेटर का नाम है ब्रिज। तो डेटर एक असेट टाइप का अकाउंट है, तो वो डेबिट साइड पे इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगा। जब जब डेटर का बैलेंस बढ़ेगा तो हमें डेबिट साइड में लिखना है, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लाइबिलिटी में जस्ट अपोजिट था, क्रेडिट साइड पर जब इंक्रीज हो रहा था लिख रहे थे, और जब डिक्रीज हो रहा था तो डेबिट साइड पे लिख रहे थे। फर्स्ट गुड सेल करे क्रेडिट में 25,000 के, तो ब्रिज डेटर बन गया। ब्रिज से हमें 25,000 रुपीज लेना है। हमने यहाँ पे क्रेडिट में सेल करी, उसको उधार में बेचा है, तो ये एंट्री हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स 25,000। नाउ सेकेंड एंट्री में ब्रिज ने हमें 10,000 रुपीज दे दिए, उसको हमने 500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया है। 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए, 5,000 रुपीज डिस्काउंट अलाउ एक्सक्लूडिंग है, मतलब टोटल हमें उससे 10,500 रुपीज रिसीव करना थे, जिसमें से उसने जिसमें हमने उसको 5,500 रुपीज का डिस्काउंट दिया और 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए। तो ये हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब ब्रिज हमें पेमेंट करेगा, फर्म को पैसे देगा, तो उसका वो उस डेटर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। उसको पहले 25,000 रुपीज देना थे, और जब वो 10,000 दे देगा तो उसको 15,000 देना बाकी रह जाएंगे। तो ये एंट्री जो है डेटर के बैलेंस को डिक्रीज कर रही है, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सी वाले ट्रांजेक्शन में ब्रिज ने 5,000 रुपीज के गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो गुड्स रिटर्न करना ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि गुड्स हमें रिटर्न हुए हैं जो हमने बेचे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने गुड्स रिटर्न करे थे, जहां से हमने परचेज करे थे, तो वो परचेज रिटर्न था। तो गुड्स रिटर्न करने से भी डेटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने किसी को 25,000 रुपीज के गुड्स बेचे हैं और वो 5,000 के गुड्स आपको रिटर्न कर जाएगा, तो उससे डेटर जो कि एक असेट है, उसको जो अमाउंट उसको देना है वो कम हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इससे डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों साइड पे एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड का बैलेंस हुआ 25,000 रुपीज और क्रेडिट साइड का बैलेंस हुआ 24,000 रुपीज। डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं दोनों। तो आप देख सकते हैं कि सभी असेट्स जैसे ब्रिज हुआ, मशीन हुई और कैश हुआ, सभी असेट डेबिट बैलेंस शो करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका बैलेंस फाइंड आउट करें तो क्रेडिट साइड में 1,000 रुपीज की डिफिशियंसी है, मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ 1,000 रुपीज का, तो ये डेबिट बैलेंस है। मतलब ब्रिज को हमने 25,000 की सेल करी, जिसमें से वो 10,000 रुपए दे चुका है, 14,000 रुपीज की गुड्स वापस कर चुका है, मतलब उसको अभी 1,000 रुपए देना बाकी है। ये बैलेंस भी डेबिट बैलेंस ही है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो है हम हमेशा अपोजिट साइड पर लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम क्वेश्चन 6 सबसे लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन 6 सभी क्वेश्चन से डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ अकाउंट फाइंड आउट करना है, और फिर ये फाइंड आउट करना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व रहते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, हमेशा आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग देखना चाहिए कि ट्रांजेक्शन का क्या मीनिंग है, ना कि आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर से वर्ड पिक करना चाहिए, जैसे कैश, फर्नीचर, परचेस दिख गया, यहाँ पर अंशुल दिख गया, क्रेडिटर। तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग आप देखें, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या निकल रहा है, और उसके बाद उन 5 अकाउंट्स में से वो कौन से अकाउंट्स में आ रहा है,
फिर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट, या डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है क्रेडिट। ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक ऐसी टेबल बना लेते हैं हम। मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस, मनु बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, 1 लाख रुपीज कैश के साथ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है कि कौन से दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो है कैश एंड कैपिटल। हमेशा ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होते हैं, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। बिजनेस की एंटिटी अलग है, पहचान अलग है, और बिजनेस के ओनर की एंटिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपीज कैश के साथ। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे कैश एंड कैपिटल। बिजनेस को कैश मिला 1 लाख रुपीज का, और कैश इंक्रीज हुआ, बिजनेस के पास कैश आया, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो और ओनर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, ओनर ने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट भी करी। तो यहाँ पर कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब कैश इंक्रीज होता है तो कैश जो है वो आपको याद होना चाहिए असेट है, बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है। तो हम कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब एक असेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल की कैटेगरी में आता है। तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000। 20,000 के लिए उसने बिजनेस परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया 20,000 का बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर परचेज आप यूज नहीं करेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं हुए हैं, फर्नीचर परचेज हुआ है, और फर्नीचर भी एक असेट है। तो फर्नीचर एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब 20,000 का परचेज हुआ है, तो परचेज दो टाइप का हो सकता है, या तो वो कैश परचेज हो या वो क्रेडिट परचेज हो। कैश परचेज मतलब कुछ खरीदा और पैसे दे दिए, क्रेडिट परचेज मतलब कुछ खरीदा पैसे नहीं दिए, उधार कर दिया, और वो पर्सन जिससे खरीदा वो फर्म का क्रेडिटर बन गया। तो इस ट्रांजेक्शन में परचेज 20,000 रुपीज फर्नीचर, ये एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे, फर्म जब फर्नीचर खरीदेगा और कैश देगा, तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे फर्नीचर और कैश। फर्नीचर भी असेट है और कैश भी असेट है। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पास पहले फर्नीचर नहीं था, 20,000 का एक फर्नीचर आ गया, एक असेट इंक्रीज हो गया, और 20,000 की पेमेंट करने से कैश जो है 20,000 रुपये कम हो गया। तो ये एक जो असेट इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, जो असेट डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल रुपीज 6,000। यहाँ पर गुड्स परचेज करे हैं, कोई फिजिकल असेट परचेज नहीं करा है, तो यहाँ पर हम परचेज यूज करेंगे। और अंशुल से परचेज करा है, क्रेडिट में परचेज करा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्रेडिट परचेज है, कैश पेमेंट नहीं हुई, कैश डिक्रीज नहीं हुआ। तो इस ट्रांजेक्शन में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेज और अंशुल। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में कैश क्यों नहीं आया? थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में कैश इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट परचेज हुआ है, सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में कैश परचेज हुआ था। एक और चीज, यहाँ पर गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम अकाउंटेंसी में गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं। जब गुड्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल जैसी चीजों को परचेज किया जाता है तो उनको रीसेलिंग के लिए, आगे बेचने के लिए, या उनकी प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेचने के लिए उन्हें परचेज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट लिखा है। यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो है परचेज और अंशुल। परचेज एक्सपेंस अकाउंट में आता है, गुड्स को परचेज करना एक एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ तो हम उसको डेबिट करेंगे। अंशुल जो है एक क्रेडिटर है,
मतलब एक लाइबिलिटी है, अंशुल को फ्यूचर में हमें 6,000 रुपीज देना पड़ेंगे। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एक एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होता है एक्सपेंस, तो हम उसको डेबिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2,000 रुपीज। ये प्रीवियस ट्रांजेक्शन में 3 वाले ट्रांजेक्शन में अंशुल से 6,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए थे, और फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में उसको 2,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो इस ट्रांजेक्शन को अब हम लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन से दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कैश तो इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो कैश तो फर्म में से जाएगा ही सही, कैश तो डिक्रीज होना ही है। एक और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा अंशुल। अंशुल एक क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी है, और जब एक लाइबिलिटी की पेमेंट होती है तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जो दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो होंगे अंशुल और कैश। एक अंशुल क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैश असेट है। तो यहाँ पर हमारा कैश भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और अंशुल जो एक लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब उसको पेमेंट होने के बाद उसकी 6,000 में से 2,000 की पेमेंट हो जाएगी, तो उसके सिर्फ 4,000 रुपीज ही फ्यूचर में बाकी रहेंगे। तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटी डिक्रीज को डेबिट करते हैं, और कैश डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्लाइड थी जो आपने देखी थी, जिसमें मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए थे, वो स्लाइड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, असेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू वाली। तो ही आपको समझ में आएगा कि कब हमें डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। और प्रीवियस लेसन आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा अकाउंट किस टाइप के अकाउंट में क्लासीफाई होता है। फिफ्थ है पेड सैलरी टू क्लर्क। यहाँ पर हमने सैलरी पे करी 1,000 रुपीज की क्लर्क को। नाउ सैलरी पे करना वापस से एक एक्सपेंस है फर्म का, और सैलरी वापस से यहाँ पर पेमेंट हुई, तो एक और जो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा कैश। तो दो अकाउंट यहाँ जो इन्वॉल्व होंगे वो होगा सैलरी और कैश। सैलरी देना फर्म का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं। और कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, एक असेट डिक्रीज हुआ, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे बिकॉज वो एक्सपेंस हुआ, और हमारा असेट कैश डिक्रीज हुआ तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन भी फिफ्थ से सिमिलर ही है, पेड रेंट। यहाँ सैलरी की पेमेंट हुई थी, यहाँ फर्म ने रेंट की पेमेंट करी है, तो रेंट वापस से एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो डेबिट करते हैं, जब एक्सपेंस होते हैं इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो वापस यहाँ पेमेंट हो रही है तो वापस से कैश इन्वॉल्व होगा, और कैश वापस से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हमें वापस से कैश को क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैश वापस से क्रेडिट हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, इसमें भी, क्योंकि इन सभी जगह पर पेमेंट हुई कैश की। फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में कैश जो है वो डेबिट हुआ था, क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस को कैश दिया था बिजनेस के ओनर ने। तो सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, और कैश जो कि एक असेट है डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट होगा। सेवंथ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। तो जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमें एक्चुअल में कैश रिसीव होगा, हमें का मतलब यहाँ पे फर्म को कैश रिसीव होगा, और इंटरेस्ट रिसीव करने को हम क्लासिफाई करते हैं रिवेन्यू में। इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट रिसीव करना जो है वो रिवेन्यू है। तो दो अकाउंट जो यहाँ इन्वॉल्व होंगे वो होंगे कैश और इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव करने से कैश इंक्रीज हुआ है, जब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो इस ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हुआ, कैश असेट है इसीलिए हम उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव रिवेन्यू है, एक टाइप की इनकम जनरेट करता है फर्म के लिए, तो जब रिवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, जैसे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिवेन्यू हुआ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट और होमवर्क जो उन्हें दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में, और उसकी पीडीएफ जैसे स्कूल ने आपको बताया है
उसकी पीडीएफ बनाकर आपको वापस सेंड करना है, सबमिट करना है, जो जो जिससे उसकी चेकिंग हो पाए। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बुक परचेस करो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपको होमवर्क है वो बुक में से दिया जाएगा।